डॉक्टर आमना। ये जो प्रेजेंटेशन है ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम ग्रीन टॉप गाइडलाइन से है। और ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन जो है ये बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का। जब हम किसी सिम्टम्स के बारे में किसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली कि ये किसी ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन है, तो इसका मतलब होता है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको हमें, क्योंकि हमें एप्रीहेंशन होती है कि ये इसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसको अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकें। और मजीद ये कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीगल इसकी बहुत ज़्यादा आगे से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और उस सेंटर को लिटिगेशन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ है कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होती क्यों है। इसमें जब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है तो हम ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट करना चाहते हैं ताकि हम एक ही साइकिल में ज़्यादा एग्स रिसीव कर सकें और फिर उन एग्स को हम जब फर्टिलाइज करें और एम्ब्रियो फॉर्म में हम दोबारा रिप्लेस करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों। क्योंकि जो भी पेशेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक को उनके उनके ऊपर ये टेक्निक में उनके ऊपर अप्लाई होती है, उनमें अक्सर बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या उनके अंदर कोई जेनेटिक डिजीज है जिसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो ताकि पेशेंट को बार बार उस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े कि उसको हम स्टिमुलेट करें, GnRH एनालॉग्स दें या एंटागोनिस्ट दें और फिर उसको ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट होती हैं, उनका साइज इंक्रीज होता है और फिर जब हम उसकी फाइनल मैचुरेशन के लिए ओवम के हम HCG का इंजेक्शन देते हैं तो बेसिकली उस वक्त और हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज एंड द HCG इंजेक्शन उनको जब दिया जाता है तो उस वक्त कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो ये इनमें जो मेन है वो वेस्कुलर एंडोथर्मल एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है। ये बेसिकली पार्ट 2 का क्वेश्चन भी है कि कौन सा प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो है वो मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में। अब ये होता है कि ओवेरियन एनलार्जमेंट ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर से हमने जब HCG इंजेक्शन दिया तो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए। ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि आपकी जो पेशेंट की वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और उसकी वजह से जितना वाटर कंटेंट होता है ब्लड में से वो निकल के उसकी थर्ड स्पेस में चला जाता है। वो मेनली वो पेशेंट को एसाइटिस कॉज करता है और इसके अलावा समटाइम वो पेरिकार्डियल और प्लूरल इफ्यूजन भी कॉज करता है। अब जो जो एसाइटिस क्रिएट हुई है उसकी वजह से एक तो पेशेंट को प्रेशर इफेक्ट्स हो रहे हैं कि वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं और इसके अलावा ये है कि जब सारा ब्लड आपका सारा उसमें फ्लूइड जो है आपका एसाइटिस में या पेरिकार्डियल और प्लूरल इफ्यूजन में चला गया तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर जब ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम होता है तो फिर किडनीज को सप्लाई कम जा रही है और इसमें रिड्यूस यूरिन आउटपुट होता है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो एक तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी है, दूसरा जाहिर है जब वाटर कंटेंट निकल रहा है और आपकी जो परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से आपको जो हीमो कंसंट्रेशन हो रही है उसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिक इफेक्ट भी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स भी इसमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के ये दो इंपॉर्टेंट aspects हैं कि loss of fluids into third space resulting in ascites, pleural effusion and pericardial effusion. And secondly is the prothrombotic effect. Thrombosis occurs mainly involving upper body sites and frequently involving the arterial system. This prothrombotic effect is different from the deep vein thrombosis because it involves the upper body and it mainly arterial. So whenever we ask the patient about the symptoms of thrombosis in this patient, we mainly ask about any loss of VN, blurring of VN, any dizziness, any seizures. So this thrombosis is different from the deep vein thrombosis. But incidence of ovarian hyperstimulation syndrome, we know it has 3 categories: mild, moderate, and severe mainly, and then critical, 4 categories. So mild ovarian hyperstimulation occurs in 1/3 of the IVF cycles. So it can be managed because basically management of ovarian hyperstimulation is self-limiting. It's a self-limiting and management is supportive. So we just support the patient and let the body go through this process smoothly.
But moderate and severe ovarian hyperstimulation is between 3.1 to 8%. There's the increased incidence of ovarian hyperstimulation if the patient has received GnRH agonist than antagonist. There are certain risk factors which can, through which we can predict that these patients having increased, they can have increased chance of having ovarian hyperstimulation. If patient is having previous history of ovarian hyperstimulation, if there's a history of polycystic ovarian disease, increased antral follicular count, during the process of assisted reproductive technique, you have counted the antral follicles and there's increased count, and high level of anti-malarial hormone and GnRH agonists are used in the assisted reproductive regime. There are some common scenarios, some common points in the exam. It's used in the part 2 and the part 3 exam as well. So patient, they will be given history like patient is thin lean patient, because there's increased incidence of OHSS in the thin lean patient. So they will give the history of that. We have received fertility treatment, assisted reproductive treatment, and 2 embryos or 3 embryos were transferred, or more eggs were received. The retrieved number of eggs retrieved also count, and how many embryos were placed. And there is also history of their history will be given, like patient is having history of PCO, IVF, and now came with bloating and or nausea, vomiting, or abdominal pain. These are 2 type of patient in exam. Like in one patient, they can give that patient has received the assisted reproductive technique, but only ovums are retrieved, but still no embryo was placed inside the patient. And one is the patient comes after the embryo placement. We can divide it in 2 types, ovarian hyperstimulation syndrome: the early OHSS and late. In early occur within 7 days of ovum pickup due to exogenous HCG, which we have given HCG injection and associated with the excessive ovarian response. Late OHSS occurs 10 or more days after HCG injections and result from endogenous HCG derived from early pregnancy. So these are the types. And how can we diagnose? So the diagnosis of there's only mainly the clinical criteria for diagnosis of OHSS. So history, examination, investigations are very important in making the final diagnosis. And also we should make the diagnosis, and also we will categorize the severity of the OHSS, because it depends, the management differs in the severity of OHSS. So in the history, we will ask time of onset of symptoms relative to trigger to differentiate between late and early, and what medications were used, HCG or GnRH and agonist or antagonist, number of follicles on final monitoring scan, how many eggs were collected, if embryo was placed, if placed, then how many, and polycystic ovarian syndrome diagnosis was there or not. Patient may complain abdominal bloating, abdominal discomfort, pain, need for analgesia, and nausea, vomiting, leg swelling, vulval swelling, reduced urine output, breathlessness, inability to lie flat or talk in full sentence, like because of ascites, it's pushing pressure over diaphragm, associated comorbidities such as thrombosis. So we will examine the patient thoroughly, and we will do the general examination. We want to see the level of dehydration, edema, pedal, vulval, sacral, and we will also record the heart rate, respiratory rate, blood pressure, and body weight, because body weight is very important in the follow-up of and prognosis of this condition as well. So we will check abdomen for ascites, palpable mass, peritonism, also Meyer girth, and respiratory symptoms, assess for pleural effusion, pneumonia, and pulmonary edema. For investigations, some general investigation should be done in each patient, and some are special if just in case we think there are more complications, then we can use that. Like we need to do the full blood count, hematocrits. C-reactive protein is used because it help us in severity, determining the severity of the condition. And we will check urea and electrolyte, hyponatremia and hyperkalemia, and serum osmolality. Liver function test, because it will show elevated enzyme and reduce albumin, coagulation profile, elevated fibrinogen, and reduce antithrombin. And HCG to determine outcome of treatment cycle, if appropriate.
Ultrasound, ovarian size, pelvic and abdominal free fluid. Consider ovarian Doppler if torsion suspected. Because along with the effect of pro-inflammatory mediators, there is also the fact that the ovaries are enlarged. तो जब ovaries enlarged होती हैं तो वहाँ पर risk ये भी है कि वो torsion हो जाए या rupture हो जाए. तो उस condition में patient को severe pain होती है. तो उसमें आपको पता लग जाता है कि इसका cause इसका सर्जिकल कॉज है, तो फिर आप उस साइड पे जाते हैं. जब अगर पेशेंट को सीवियर पेन है एब्डोमिनल, जो कि एनाल्जेसिया से रिलीव नहीं हो रही, और या फिर उसको पेरिटोनिज्म के साइन है, या फिर उसको फीवर है, तो हम उसकी अदर पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे. ओवेरियन टॉर्जन, रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एनी इन्फेक्शन, pelvic inflammatory disease. Other tests which may be needed like arterial blood gases, D-dimers, ECG, echo, chest x-ray, and CTPA and ventilation perfusion scan. So how it's important once we have done the diagnosis, and so diagnosis is mainly clinical finding it. So we will have diagnosed that this patient is having this condition. So combination of increased hematocrit, decreased serum osmolality, and sodium, decreased sodium is indicative of OHSS. Now we have examined the patient and made a diagnosis. Now we want to categorize this patient is having how severe is the condition. For the mild OHSS, these points are very important, because in the exam they will give some findings that patient is having abdominal bloating, mild abdominal pain, and ovary size less than 8. So point is that we will remember the ovarian size. हमें याद रहेगा कि less than 8 centimeter जो है वो माइल्ड में है, और ओवेरियन साइज 8 to 12 जो है वो मॉडरेट में है, और 12 से ज्यादा जो है सीवियर में है. लेकिन कुछ चीजें जो हम भूल जाते हैं वो ये होता है कि माइल्ड एब्डोमिनल पेन माइल्ड OHSS में है, मॉडरेट एब्डोमिनल पेन मॉडरेट में है. लेकिन नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये असल में हम नोजिया वॉमिटिंग को इतना कैजुअल लेते हैं गायनी में कि हम अक्सर उसको माइल्ड में ही पुट कर देते हैं. अगर एक पेशेंट एब्डोमिनल ब्लोटिंग के साथ है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन है, और उसका ओवेरियन साइज भी मेंशन होगा, ये पार्ट 2 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो कहते हैं कि कैटेगराइज करें आप OHSS को, तो उसमें बस उन्होंने नोजिया एक ऐड किया होता है. अब नोजिया इतनी जनरल, इतनी लाइट फीलिंग हम उसको लेते हैं, हम उसको कभी भी सोचते नहीं है कि इसका नेक्स्ट इसकी सेवेरिटी इंक्रीज कर देगी. तो इसलिए जब आपको नोजिया आ जाए तो फिर वो मॉडरेट में आ जाता है. और सीवियर OHSS जो है उसमें फिर क्लिनिकल एसाइटीज होगी, ओलिग्यूरिया लेस देन 300 ml पर डे और 30 ml पर आवर से कम हो. हेमाटोक्रिट मोर देन 0.45. हेमाटोक्रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से कैटेगरी चेंज हो जाती है. हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोऑस्मोलैलिटी, हाइपरकैलीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, ओवेरियन साइज यूजुअली मोर देन 12 centimeter cubic centimeter. So critical OHSS is very critical, and these patients usually need ICU management. So TEN society is large hydrothorax, hematocrit more than 0.55, and white cell count more than 25,000, and oliguria, anuria, thromboembolism, acute respiratory distress syndrome. You can see in all these findings, these are not routine patients. You can assess that these are the critical patient, and these need ICU management. So regarding the management, we know that is a self-limiting condition. We just need supportive measures. It's usually resolved within 7 to 10 days. तो वो supportive measures क्या हैं? वो असल में वो measures हैं. पेशेंट को हम वैसे तो जिस भी पेशेंट को जो कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से गुजरता है, उस पेशेंट को जो लाइसेंस सेंटर हैं जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कर रहे हैं, वो उस पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करेंगे कि आपको ये हो सकता है OHSS, इसकी ये ग्रेड्स हैं, और आपको जब ये सिम्टम्स हो तो आपने फौरन प्रेजेंट करना है. एक पेशेंट को पहले से अप्रीहेंशन होनी चाहिए. जो ही सिम्टम हो उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस जगह पे जाके रिपोर्ट करना है. ये नहीं है कि क्योंकि लाइसेंस सेंटर्स 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, अक्सर वो ये चीज एग्जाम में देते हैं कि पेशेंट 8 o'clock पे प्रेजेंट किया है, तो वो फिर आपको पता होना चाहिए वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करेगा, वो फिर लाइसेंस सेंटर में नहीं जाएगा. तो फिर वो वहां पर आएगा. फिर वो एक सिनेरियो ये देते हैं कि नर्स ने आपको फोन किया है और वो आपसे पूछ रही है कि पेशेंट को ये कंप्लेन है, तो आप उस पेशेंट को अभी बुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी में वो प्रेजेंट करे, या वो सुबह आए, या फिर वो अपनी कन्वीनियंस पे आए. तो ये बेसिकली आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट की सेवेरिटी कितनी है. सो पेशेंट शुड बी टॉट अबाउट द साइंस एंड सिम्टम ऑफ OHSS एंड वेयर टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. जो माइल्ड और मॉडरेट OHSS पेशेंट होते हैं ना, ये बेसिकली हम इनकी मैनेजमेंट आउट पेशेंट बेसिस पे करते हैं. ये इन पेशेंट का इनको ये कहते हैं कि आप 2 to 3 days के बाद आप हॉस्पिटल आएं, अपनी इवैल्यूएशन करवाएं. बेसिकली हम इन पेशेंट्स को ये देखना, इनको पेन रिलीफ देते हैं, इनको इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग सिखाते हैं कि आपने कितना फ्लूइड लेना है, आपका कितना आउटपुट होना चाहिए,
और अगर आपको नौजिया है तो हम इनको मेडिसिन देते हैं ताकि इनका नौजिया सेटल हो जाए, इनके इनटेक अच्छी हो सके। और इनके लिए क्राइटेरिया ये है इन पेशेंट्स का कि ये पेशेंट्स इतने सेंसिबल हों कि ये फॉलोअप को प्रॉपर फॉलो कर सकें, ये प्रॉपर हॉस्पिटल आ सकें, अपने आप को मॉनिटर कर सकें, और एंथुजियास्टिक पेशेंट हो। ये सब चीज़ें, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इन पेशेंट्स को भी एडमिट कर सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत रिमोट एरिया से आई है, उसका आईक्यू लेवल ऐसा है कि वो खुद नहीं असेस कर सकती, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली इन माइल्ड टू मॉडरेट का मैनेजमेंट जो है वो आउट पेशेंट बेसिस पे है। जो सीवियर OHSS है, इस पेशेंट को बेसिकली हम इन पेशेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जाम में ऐसा पेशेंट आ जाता है, जैसे कि पार्ट 3 में वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि एक पेशेंट आती है, उसको है सीवियर OHSS, लेकिन वो ये कहती है कि मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है कल और मैंने वो अरेंज की हुई है, तो मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकती क्योंकि सारा अरेंजमेंट मेरे पास है, तो मैं घर जाना चाहती हूँ। अगर ऐसा पेशेंट जो खुद रिक्वेस्ट करता है और आपको लगता है उसका आईक्यू लेवल अच्छा है और वो खुद इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग कर सकता है, उसकी कंडीशन, उसको आप वार्निंग साइन बताएंगे, उसे कहेंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फौरन इमरजेंसी में प्रेजेंट करेंगे, और 2 to 3 डेज के बाद आप रेगुलरली हमें विजिट करते रहेंगे ताकि हम आपको असेस करते रहें। और क्रिटिकल OHSS पेशेंट तो वैसे भी हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ही होंगे। So, इसमें यही लिखा severe OHSS patient can be managed on outpatient basis if they are less symptomatic, they have no respiratory problems, they live near the hospital and they can visit every 2 to 3 days. So, general principle of the management, proper counseling. So, intake output monitoring के लिए हम उसे कहते हैं कि आप drink to thirst. आप अपनी थर्स्ट को गाइड बनाएं और आप 1 लीटर, लेकिन अगर जनरली आपको मोर देन 1 लीटर पर 24 आवर्स पीना है। फिर आप अपना आउटपुट मॉनिटर करें। आउटपुट मॉनिटरिंग में अगर आपको लग रहा है कि आपका 1 लीटर से कम आ रहा है 24 आवर्स में, या फिर आपका फ्लूइड पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस बन रहा है, आप जितना पी रहे हैं उतना आपका आउटपुट नहीं आ रहा, तो आपको हमें रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा जो है पेशेंट को आप लो इसको पेन किलर के लिए आप देंगे, और उसको एनसाइड्स आप अवॉइड करेंगे क्योंकि वो किडनीज पे अफेक्ट करते हैं। इसमें आप पैरासीटामोल, ओरल ओपिएट्स इंक्लूडिंग कोडीन कैन बी ऑफर्ड फॉर पेन रिलीफ। सो पेशेंट इफ अब लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, हमने कहा था प्रोथ्रोम्बिक इफेक्ट, थ्रोम्बोटिक इफेक्ट भी है इसका। अब उसके लिए हमने कैसे मैनेज करना है? ये पेशेंट बेसिकली मैं वो हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो कि अभी प्रेग्नेंट नहीं हुए, ठीक है ना। अगर ये पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, जिनका ओवम पिकअप किया गया और हम इनको ये मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें लेकिन जो प्रेग्नेंट है उनका भी यही मैनेजमेंट है बेसिकली। लेकिन जो पेशेंट प्रेग्नेंट अभी नहीं है तो उनमें हम हमारा एक्स्ट्रा एक मैनेजमेंट होती है जिसमें हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि अगर आपका जो मॉडरेट टू सीवियर है तो आप ये साइकिल कैंसिल कर दें, ठीक है ना। अगर वो माइल्ड भी है तो वो कैंसिल करवा सकता है कि इस साइकिल में आपने ओवन रिसीव कर ली, आपने रिट्रीव हो गए हैं, लेकिन आप एम्ब्रियो प्लेस ना करें। एम्ब्रियो प्लेस आप जरा रिकवर कर लें 2-3 मंथ्स में, जब भी आप रिकवरी आपकी बेहतर होती है तो फिर आप एम्ब्रियो हम आपको प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर OHSS के साथ हम उसको एम्ब्रियो प्लेस कर देंगे तो देयर चांसेस कि प्रेगनेंसी में उसको प्री एक्लेम्शिया और प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। मिसकैरेज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्री एक्लेम्शिया और प्री टर्म डिलीवरी होती है। तो पेशेंट को हम ये काउंसल करते हैं, और हम जो है ना, और इसके साथ हम लो मोलेकुलर वेट हेपरिन हमने शुरू करवानी होती है क्योंकि थ्रोम्बोटिक इफेक्ट की वजह से वो हम सिर्फ करवाते हैं सीवियर और क्रिटिकल OHSS को। और अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो उसको देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो पेशेंट सीवियर और क्रिटिकल के अलावा वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, फर्स्ट करें एक पेशेंट है जिसको मॉडरेट है लेकिन उसको कोई और साथ में कंप्लेन है, जैसे वो प्रेग्नेंट है, उसको हाइपरमेसिस भी है, आपने उसकी हाइपरमेसिस की मैनेजमेंट के लिए उसको एडमिट कर लिया है और उसको साथ में ये भी देखने के लिए मैनेज कर लिया, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है ना, उसको फिर आप OHS के साथ उसको आप जरूर लो मोलेकुलर वेट हेपरिन स्टार्ट करवाते हैं। और कितनी देर करवाएंगे? अगर सिर्फ OHSS की बेस पे करा रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर पेशेंट को और भी कोई फर्ज करें कंप्लेन है, ये कभी नहीं भूलना कि गाइडलाइन में वो जब वो देते हैं ना तो वो बहुत सी गाइडलाइंस को मिक्स करके देते हैं ताकि वो एक सिनेरियो बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है वो पेशेंट OHSS के हिसाब से आप देख रहे हैं, लेकिन उसकी कोई साथ में वो लिख देंगे प्रीवियस उसकी हिस्ट्री थी, पिछली प्रेगनेंसी में भी उसको DVT हुआ था, तो इस चीज को आपने नहीं भूलना। और वो पूछ लेंगे कि आपने OHSS की बेस पे उसको एडमिट किया तो अब आप कितनी देर करेंगे, तो आपने उस चीज से भी रिलेट करना है कि चूंकि उसको पिछली दफा ये हुआ था, DVT हुआ था, तो आप उसको इस दफा भी उसको पूरी प्रेगनेंसी में देंगे। सो एक हमने उसका फैक्ट बताया था कि जो है इसमें हाइपोवोलीमिया होता है, हाइपोवोलीमिया और असाइटीज होती हैं। अब हमने हाइपोवोलीमिया को भी मैनेज करना है और असाइटीज को भी मैनेज करना है। हाइपोवोलीमिया में हमने उसको फ्लूइड दिया, उसका आउटपुट देखा, लेकिन फर्ज करें आपने उसको हाइपोवोलीमिया में उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब हमने उसका आउटपुट
बेहतर करना है, हम उसको पहले फ्लूइड्स देंगे। फ्लूइड्स में मेनली हम उसको कोलाइड्स देते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइड्स में उन्होंने देखा है कि असाइटीज वर्स हो जाती है, तो आपने उसको कोलाइड्स दिए। लेकिन आपने उसको बेहतर करने के बावजूद भी उसका यूरिन आउटपुट बेहतर नहीं हो रहा, तो उसको आप सेकंड मैनेजमेंट में कभी भी आपने डायूरेसिस नहीं लिखना, डायूरेटिक्स नहीं देने उसको। इसको पेशेंट को आपने बेसिकली जो असाइटीज है उसकी वजह से जो रीनल ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है और आपके फिर भी यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको असाइटीज उसकी रिलीव करेंगे। असाइटीज आप उसको एब्डोमिनल भी की जा सकती है, वजाइनली भी रिमूव की जा सकती है, और इसमें रिमूव करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपने इतनी अमाउंट से ज्यादा वन सिटिंग में नहीं निकालना, इसमें नहीं होता, क्योंकि ये हेल्दी पेशेंट होते हैं। इसमें वो उन्होंने 2 लीटर तक भी एक सिटिंग में निकाला है, और पेशेंट के उस पे ब्लड प्रेशर पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप उसको निकाल सकते, पेशेंट के निकाल दिया, पेशेंट के सिम्टम रिलीव हो गए। अगर इसके बाद उसका यूरिन आउटपुट बेहतर हो जाता तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर इस पेशेंट को एमडीटी केयर की जरूरत है। इसको हम एडमिट करके इसको इसकी सेंट्रल लाइन इसको डाल के इन्वेसिव फ्लूइड मॉनिटरिंग करके हम इसको डायरेटिक्स दे सकते हैं। और तो ये एग्जाम सिनेरियो ये भी है, एग्जाम क्वेश्चंस ये भी हैं पार्ट 2 के लिए, कि अगर पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देने के बाद भी उसका आउटपुट बेहतर नहीं हुआ तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो डायरेटिक्स और पैरासिम्पटोसिस दोनों लिखे होते हैं, तो आपने हमेशा पैरासिम्पटोसिस को ही करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने उस पेशेंट को ये कॉन्सल्ट करना है कि आप नेक्स्ट इस साइकिल में अपना एम्ब्रियो दोबारा प्लेस ना करवाएं, ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होगी तो मजीद उसका बीटा एचसीजी निकलेगा और वो मजीद उसकी कंडीशन वर्स होगी। मजीद ये कि उसको इस कंडीशन में उसको कंसीव करने का ये नुकसान होगा कि उसको प्रीटर्म लेबर और प्रीक्लेम्शिया हो जाएगा। जब OHSS होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको हमें किसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि किसी ना किसी को रिपोर्ट करना है। आपने एक मैनेजमेंट की, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हुए, तो उसमें आपने ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी को करना है। इनकी प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, तो उनको फॉलो करते हुए आपने उनको रिपोर्ट करना है कि ये पेशेंट जो है इसको ये हुआ है, ये इसको ये ग्रेड है स्वीयर। इसमें बेसिकली इसमें स्वीयर और क्रिटिकल को आपने करना होता है। माइल्ड तो वैसे भी 1/3 ऑफ केसेस में होता ही है, तो मॉडरेट को भी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने स्वीयर टू क्रिटिकल को कहा है। ट्रीटिंग सेंटर जो है उसको जरूर आपने लाइसेंस सेंटर को जरूर इन्फॉर्म करना है, क्योंकि उनकी एक प्रोसीजर से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुए। एक तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे क्लिनिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, सेकेंडली ये कि वो अपनी जो भी लीगल उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करें। OHSS से अगर कोई डेथ होती है तो उसको आप जरूर एम्ब्रेस को यूके को आप करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। वैसे तो एम्ब्रेस यूके बेसिकली रिड्यूस रिस्क थ्रू ऑडिट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज अक्रॉस द यूके। आपने ये जो मदर एंड बेबी के लिए होती है ना, लेकिन नॉर्मली आप प्रेग्नेंट औरतों को यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो OHSS है ना, अगर आप वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट, तब भी आपने एम्ब्रेस को करना है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस अब आपको सारी समझ आ गई होंगी कि क्यों है कॉम्प्लिकेशन। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्योंकि प्रो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स है उसकी वजह से है। ARDS पेशेंट असाइटीज है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, प्लूरल एफ्यूजन है, इसकी वजह से भी ARDS है। रीनल फेलियर है क्योंकि ब्लड वेसल उसकी ब्लड सप्लाई किडनी की प्रॉपर नहीं है। ओवेरियन टॉर्चर और रप्चर हो सकती है क्योंकि हाइपर स्टिमुलेटेड और लार्ज बिग ओवरीज हैं। So these are the questions for these are the whole condition, and if you think there is something else I can add in this presentation, kindly comment. Thank you.